सभी को नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां। बच्चों, आज हम लोग समाज शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत परिस्थिति तथा भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई स्थान होता है। उसी के आधार पर वह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है और उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं। वह किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। बीर्स्चीड के मतानुसार परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। इसीलिए वे समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहते हैं। और एक दिन में व्यक्ति अनेक लोगों से संपर्क करता है और सबके साथ उसके संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर पत्नी के साथ पति के रूप में, बच्चों के साथ पिता के रूप में और माँ बाप के साथ बेटे के रूप में उसका संबंध होता है। इस प्रकार बच्चों, समाज में व्यक्ति का कोई न कोई पद अवश्य होता है, जिसे परिस्थिति कहा जाता है। और परिस्थिति धारण करने के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के कार्यों की समाज उससे अपेक्षा रखता है तथा वह उसके अनुरूप जो कुछ करता है, वह उसकी भूमिका कहलाती है। इसके पश्चात अब हम परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, परिस्थिति की परिभाषाएं अनेक विद्वानों द्वारा इस प्रकार दी गई है, जिनके आधार पर परिस्थिति के संप्रत्यय को भली भांति समझा जा सकता है। सबसे पहले समाजशास्त्री है ओकबर्न एवं नीमकोफ के अनुसार वो कहते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। तीसरा है लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिस्थिति वह पद अथवा स्थिति है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा उपलब्धि के आधार के कारण प्राप्त करता है। बच्चों, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न विद्वान परिस्थिति को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति किसी समाज अथवा समूह विशेष में एक पद को इंगित करती है जो व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति जितने समूहों की सदस्यता प्राप्त करता है,
वह उतने ही पद भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति की स्थिति का निर्धारक समूह है। इसी कारण बीयरस्टीड की मान्यता है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता अथवा समूह संगठन के द्वारा प्रदत्त होता है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रत्येक समाज में सामूहिक जीवन के संचालन के लिए अनेक पदों का वितरण करना पड़ता है और कौन सा पद किस व्यक्ति को मिलेगा, इसके लिए कुछ आधार तय करने होते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक प्रारंभ से ही उच्च स्तर को तथा निम्न परिवार में जन्मा बालक निम्न स्तर को प्राप्त करता है। यह जन्मजात परिस्थिति है। दूसरी ओर कुछ स्थितियां व्यक्ति के गुण व योग्यता के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई श्रमिक। इसी आधार पर लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा अर्जित परिस्थिति। बच्चों, सबसे पहले हम प्रदत्त परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रदत्त परिस्थिति से हास्य उस परिस्थिति से हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और ये परिस्थितियां सामाजिक व्यवस्थानुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है, जिनके कारण बालक समाज से उन परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से हो जाता है। इन परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमाएं भी निश्चित हो जाती है। बच्चों, इसके अंतर्गत प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक कुछ तत्व होते हैं जो निम्न प्रकार से बताए गए हैं। पहला तत्व है लिंग द्विभाजन। बच्चों, इसके अंतर्गत लिंग द्विभाजन के कारण संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा है, स्त्री और पुरुष। सभी समाजों में स्त्री और पुरुष की भूमिका में भिन्नता पाई जाती है। स्त्रियों को समाज में एक विशेष परिस्थिति मिलती है, जिससे वे कोमल, नाजुक, धार्मिक, कर्तव्यपरायण, कमजोर, भावुक और विश्वसनीय मानी जाती है। उन्हें पुरुषों से नीची स्थिति प्रदान की जाती है। उन्हें अबला का रूप दिया जाता है। इसी कारण इन्हें प्राचीन समय से शिक्षा से भी वंचित रखा जाता रहा है। व्यवसाय में भी उनकी कोई भूमिका नहीं मानी जाती, और दूसरी ओर पुरुष वीरता, साहस, कौशल, शौर्य, चतुरता आदि गुणों से युक्त माना जाता है। उसे कठिन शारीरिक व मानसिक कार्य सौंपे जाते हैं। प्रायः पुरुषों का कार्य क्षेत्र घर के बाहर का है। स्त्रियां घर के कार्य करती है और पुरुष नौकरी, व्यवसाय करके रुपए कमाता है। स्त्रियों को श्रम साध्य कार्य नहीं करने दिए जाते हैं। दूसरा बिंदु है आयु भेद। आयु भी परिस्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। आयु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आयु के आधार पर अनेक सामान्य परिस्थितियां प्रदान की जाती है। आयु का विभाजन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। अलग अलग आयु के लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है। आयु छोटी होने पर कोई विशेष परिस्थिति नहीं दी जाती, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, व्यक्ति के अनुभव बढ़ते हैं, वैसे ही समाज के उत्तरदायित्वों का निर्वाह उन पर आ जाता है। संस्कृति के पोषक वे ही होते हैं। समाज में नौकरी प्राप्त करने, मत देने, व्यावसायिक कार्य आदि के लिए भी अनुभव
वह बड़ी आयु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आयु भी परिस्थितियों का निर्धारक मानी जाती है। तीसरा बिंदु है नातेदारी। बच्चों, नातेदारी भी परिस्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण आधार है। नातेदारी से तात्पर्य उन संबंधों से है जो व्यक्ति के जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के लोगों से होते हैं। जन्म से बच्चे को अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती है। पुत्र, भाई, चाचा, मामा आदि का पद मिल जाता है, जिनके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त समाज भी उसे अनेक परिस्थितियां प्रदान करता है, जैसे जाति, वर्ग आदि का निर्धारण व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर है। जिस जाति में जन्म पाया है उसकी सदस्यता उसे मिलनी ही है। उन्हीं के अनुरूप उसका समाजीकरण भी होगा और सर्वप्रथम परिवार के आधार पर बालक की परिस्थिति बनती है और बाद में अपनी योग्यता से इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति से जो परिस्थिति मिलेगी वह आजीवन स्थायी होगी। इस प्रकार नातेदारी भी परिस्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा बिंदु है सामाजिक कारक। बच्चों, कुछ अन्य आधार भी है जो परिस्थिति के निर्धारक माने जाते हैं। प्रगति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। निग्रो चाहे कितने ही शिक्षित क्यों न हो जाए, वे उच्च परिस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते और गोद लिए हुए बच्चे, अवैध संतान, तलाक लिए माँ बाप की संतान आदि की परिस्थिति सामान्य बालकों की तुलना में हेय मानी जाती है। इस प्रकार बच्चों, किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने के कारण भी बालक को समाज में विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। इसी प्रकार शारीरिक विशेषताएं भी परिस्थिति को प्रभावित करती है। जैसे लूले, लंगड़े, अपाहिज व्यक्तियों की तुलना में समर्थ व सामान्य व्यक्ति उच्च परिस्थिति को धारण करते हैं। उसी भांति शाही घराने में जन्मा बालक निम्न घराने के बालक की तुलना में उच्च परिस्थितियों को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं, जन्म एवं विद्यमान परिस्थितियां भी व्यक्ति की परिस्थिति को प्रभावित करती है। दूसरा प्रकार है अर्जित परिस्थिति। बच्चों, इसके अंतर्गत समाज में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की होती है जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता आदि के आधार पर अर्जित करता है। ये अर्जित परिस्थितियां कहलाती है। समाज में अनेक प्रकार के पद हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो अन्य व्यक्ति जो उस विशिष्ट योग्यता वाला होता है उस पद के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार इन व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा होती है। इसी विशेषता के आधार पर हार्टन एवं हंट का कहना है, एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा से प्राप्त करता है अर्जित परिस्थितियों के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, विवाह, संपत्ति, व्यवसाय, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से है। प्रतिस्पर्धा से पद वही व्यक्ति पा सकता है जो उस पद के योग्य होता है और आधुनिक समय में अर्जित परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि आज के युग में जन्म की तुलना में व्यक्ति के गुणों का अधिक महत्व माना जाता है। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपने प्रयत्न, परिश्रम, पराक्रम, योग्यता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी परिश्रम,
वह योग्यता से वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकता है और उच्च वर्ग में आ सकता है। इस प्रकार उच्च वर्ग की सदस्यता उसकी नवीन अर्जित परिस्थिति होगी। बच्चों, जिन समाजों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, वहाँ अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसमें योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। बच्चों, इसके बाद अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से बिंदुवार बताएंगे। सबसे पहला बिंदु है संपत्ति। बच्चों, संपत्ति द्वारा व्यक्ति अर्जित परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा उच्च स्थितियों से संबंध समस्त सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। संपत्ति उच्च परिस्थिति का आधार तो है, लेकिन वह तभी व्यक्ति के लिए सम्मान्य हो सकती है जब उसे वैध तरीकों से अर्जित किया गया हो। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्रदान कर सकता है। दूसरा बिंदु है व्यवसाय। व्यवसाय भी अर्जित परिस्थिति का आधार है। उच्च व्यवसाय जैसे प्रशासनिक पद, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को उच्च परिस्थिति तथा मजदूर, धोबी, नाई आदि को निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है। अतः व्यवसाय सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। तीसरा बिंदु है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है। अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। जैसे कृषक के तुलना में प्राध्यापक का पद उच्च माना जाता है। चौथा बिंदु है विशेषीकरण और श्रम विभाजन। बच्चों, किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर श्रम विभाजन प्रदान करता है, क्योंकि इससे व्यक्ति उच्च परिस्थिति प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर व्यक्ति को समाजीकरण की शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि विशेषीकरण से व्यक्ति अधिक कुशल स्थितियों को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार विशेषीकरण भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है। अगला बिंदु है राजनीतिक सत्ता। शासक और शासित का भेद राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही किया जाता है। सामान्य जन की तुलना में अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। अगला बिंदु है विवाह संबंध, मैरिज रिलेशन। वैवाहिक संबंध भी व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जीजी जीजा, वधू भाभी आदि। विवाह से अनेक परिस्थितियां प्राप्त हो जाती है। और अंतिम आधार है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। बच्चों, कुछ अर्जित परिस्थितियां इस प्रकार की होती है जिन्हें केवल परिश्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे खिलाड़ी, आविष्कारकर्ता, साहित्यकार, संगीतकार आदि प्रयास से ही बन सकते हैं। समाज स्वयं किसी को यह गुण नहीं दे सकता। रुचि व योग्यता द्वारा ही इन्हें अर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, अर्जित परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार हो सकते हैं, जो उस समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। तो बच्चों, आज हमने परिस्थिति तथा भूमिका के बारे में अध्ययन किया और विशेष रूप से परिस्थिति के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से समझाया। धन्यवाद।